ठीक है सर, ये तो बात हो गई आर्टरीज की और हार्ट को लेकर के कि ये सिर की समस्या होती है, लेकिन सर इससे बचने का तरीका क्या कुछ है? समाज ऐसा क्या कुछ करे कि उनको आपके पास भी आने की ज़रूरत ना पड़े और घर के अंदर ही वो सारे काम कर ले? तो इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रिवेंशन। हम लोग बहुत शुरू से, हमारे ऋषि मुनि, हमारे घर वाले, हमारा कल्चर हमको शुरू से समझाता है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए, उसकी जड़ को ही काट के ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर वो जड़ क्या बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमको बीमारियां आती हैं? वो सबसे पहली चीज़ है ओबिसिटी, ओवरवेट। हम शुरू से जब बचपन से खाना खाने लगते हैं और ओवर एज तक खाना खाते रहते हैं, आपने कभी भी देखा होगा हम अपने खाने की क्वांटिटी को कम नहीं करते, पर हमारी रोज़ की ज़रूरतें हमारी एक्सरसाइज के हिसाब से बदलती हैं। एक बच्चा जब खेलने लगता है तो उसके खाने की ज़रूरत बदल जाती है। जब आप एडल्ट होते हो तो आपके खाने की ज़रूरत बढ़ जाती है। जब आप ओल्ड एज हो जाते हो तो आपके खाने की ज़रूरत फिर कम हो जाती है। बट हम कल्चर के हिसाब से अगर 2 रोटी रोज़ खाते हैं तो 2 रोटी रोज़ खाते ही रहते हैं टाइम के हिसाब से, जबकि खाना चाहिए नीड के हिसाब से। आपको अच्छी भूख लगे तो आप 1 रोटी खाओ, चाहे 4 खाओ, चाहे 3 बार खाओ, चाहे 2 बार खाओ, पर सिर्फ उसी तरीके से खाओ जैसे शेर खाता है। भूख लगी तो उठेगा खाएगा, भूख नहीं लगी तो नहीं खाएगा, और जहाँ भूख मिट गई वहीं छोड़ देगा। तो खाना खाना है तो शेर की तरह खाना है। दूसरी चीज़ आलस। हम बहुत सारे लोग आज मशीनों पे डिपेंड हो गए हैं। हम हर चीज़ को फ़ोन से चला लेते हैं। किसी चीज़ के लिए पैदल चल के नहीं जाते, खेलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, दोस्तों से नहीं मिलते। आज की तारीख में हर चीज़ फ़ोन हो गया है, और उसका मैं भी खुद भी शिकार हूँ। बहुत सारे लोग एक्टिविटी करना ही बंद कर दिए। हालांकि मैं इसमें दोष आपको नहीं देता हूँ। जनरेशन के हिसाब से डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि हम सब लोगों को उन फ़ोन्स के साथ बैठना पड़ गया। बट आप उन फ़ोन्स को अपना शिकार ना होने दें, थोड़ी एक्टिविटी करें। मैं ये नहीं कहता हूँ एक्सरसाइज करें। क्या फ़र्क है खेलने में और एक्सरसाइज करने में? फ़र्ज़ करिए जब आप बच्चे थे और आप बाहर खेलने जाते थे तो मम्मी बुलाती रहती थी तो भी आप नहीं आते थे, खेलते थे, खुश होते थे, खुशी भी मिलती थी, एक्सरसाइज भी होती थी, वज़न भी कम होता था। पर आज के तारीख में जब बोल देते हैं डॉक्टर 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज कर लो, वो करना एक मरने जैसा हो जाता है कि मैं जाऊँ 10 पॉइंट यहाँ करूँ, 10 पॉइंट वहाँ करूँ, और मेरे को तो हो गया, डॉक्टर साहब ने 30 मिनट्स ही बोला था, 31 मिनट तो मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करिए। अगर कोई कहे तो भी मत करिए। आप खेलिए। आप वो खेलिए जो आपको पसंद हो। आप वो खेलिए जिसमें आप अच्छे हों या बुरे हों, फ़र्क नहीं पड़ता हो। आप वो खेलिए जिसको खेलने से आपके शरीर में हरकत होती हो। आप वो खेलिए जिसको खेलने से आपकी बॉडी पहले से बेहतर आती हो। आप वो खेलिए जिसको खेलने से खुशी मिलती हो और घर आने का मन ना करे। ये 2 बातें हो गई फूड की और एक्सरसाइज या हरकतों की। तीसरी चीज़ आ गई स्लीप। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में सोने की। आपने 20% लोगों को कहते सुना होगा कि अच्छी नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती, सुबह फ्रेश नहीं उठते, सारा दिन दिमाग में कुछ घूमता रहता है, चिड़चिड़ापन, डर, फ्यूचर की बेचैनी। ये बड़ा कॉमनली हम लोग क्लिनिक में सुनते हैं। 8 घंटे की स्लीप के ऊपर साइंटिस्ट ने एक स्लीप हाइजीन निकाला है। जैसे हम अपनी बॉडी की हाइजीन रखते हैं, सफाई रखते हैं, वैसे ही स्लीप की भी एक हाइजीन है। आप कभी भी ये कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये उसका इलाज नहीं है। गोलियां खा लेना भी उसका इलाज नहीं है। कोई दवाई पी के सो जाना भी उसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है स्लीप हाइजीन। आप अपने इवनिंग टाइम में, जिस टाइम भी आपका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप अपना फ़ोन बंद करके रख दीजिए। उसके बाद आप वॉक करने को जाइए। आधा घंटा खेलना या वॉक करना आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। जब आप पसीने से तर हो जाएं तो वापस आके नहाइए। नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद खाना खाइए। एक 15 मिनट की छोटी मेडिटेशन, या अगर आप अब किसी भगवान को मानते तो उसके बारे में कुछ सोच के अगले दिन का प्लान बना के आप सो जाइए। सोते वक्त कोशिश करिए लाइट ना हो, कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे, और किताब तो यहाँ तक लिख दिया, अकेले सोइए, किसी के साथ भी मत सोइए। और अगर आप ये ट्राई करेंगे तो विदिन 15-20 मिनट्स आपकी नींद पूरी और 8 घंटे की होगी। 3 बातें हो गई नींद की, एक हो गई हेल्थ की। अब बची बात डिसीजेस की। ये वो चीज़ें हैं जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं अपने शरीर में बीमारी डालने के लिए। वो है टबैको, तंबाकू। इंडिया में ये खाया जाता है, अमेरिका में ये स्मोक किया जाता है, पर ये इस वक्त दुनिया का बिगेस्ट किलर है। अगर तंबाकू की इजाद ना होती तो शायद इंडिया में, या जितने भी डेथ्स वर्ल्ड में हो रही हैं, उसकी वो आधी हो गई होती। आप मुझे कहोगे तंबाकू करता क्या है? हमने तो लोगों को 40-40 साल तक स्मोक करते देखा, उन्हें कुछ नहीं होता।
बट उन्हीं को कुछ नहीं होता जो जिंदा है, जो एक एक करके मरते जा रहे हैं उनको कोई काउंट भी नहीं करता। मरे के बारे में तो बोलते ही नहीं ना कुछ। तो जो मर गया उसको बारे में क्या कहना कि वो स्मोक करता था। जो बच गए वो करते ही रहते हैं, वो तो अमर है, वो कभी भी मरेंगे नहीं। आप गाँव में हमेशा उन लोगों के बारे में सुनोगे जो बैठ करके स्मोक करते हैं। पर मेरी बात मानिए, स्मोकिंग से मुंह का कैंसर, लिप का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लंग का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, बॉडी में कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो इससे नहीं होता हो। मार्केट में अगर आप सिगरेट की डिब्बी लेने चले जाओ अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी, तो उसके ऊपर कैंसर की फ़ोटो बनाए बगैर वो देते नहीं। फिर हार्ट अटैक की फ़ोटो क्यों नहीं है? हार्ट अटैक तो ज़्यादा होते हैं, इसलिए नहीं है कि लोग हार्ट अटैक से भी नहीं डरते, लोग कैंसर से बहुत डरते हैं। इसलिए सरकार ने कोशिश किया कि गंदे से गंदा पिक्चर बना के दिया जाए। आपको वो इतना गंदा पिक्चर होता है, देख के आपको वो बॉटल पैकेट भी जेब में रखने का मन नहीं करता। बट हमें शर्म इतनी भी नहीं आती, उसके बाद भी उसे खरीद के लाते हैं। आप खुद जानते हैं कि आप उसको अपने बेटे को नहीं पिलाओगे, अपनी बीवी को नहीं दोगे, अपने बच्चों को नहीं दोगे, अपने भाई को भी नहीं दोगे, पर फिर दोस्त एक दूसरे को क्यों देते हैं? कोई भी अकेला नहीं मरना चाहता। सबको ऐसा लगता है कि अगर मरना ही आएगा तो 2-4 साथ में हो तो डर कम लगता है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक दोस्त को पकड़ते हैं, भाई को नहीं, दोस्त को पकड़ते हैं, और पकड़ के पहली या दूसरी सिगरेट फिर ही पिलाते हैं। एक बार आपको आदत पड़ने के बाद आप खुद ही पीते हो और उनको खुद कंपनी देते हो। इसके 2 फायदे हैं। एक तो वो अकेले नहीं मरते, अकेले बीमार नहीं होते, अकेले उनका इलाज नहीं होता, आप लोगों के साथ होता है। और दूसरा, उनको कंपनी मिल जाती है, जहीं भी खड़े हो जाए वहीं पे उनको दोस्ती यारी हो जाती है। अल्कोहल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि हार्ट डिसीज़ को कम करती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम ये ज़्यादा है। स्मोकिंग से भी बहुत पहले अल्कोहल का इजाद हो गया था, और हमारे धर्म ग्रंथों तक में भी लिखा गया है मदिरा पान। हमारे तो भगवान भी करते थे, वहाँ से शुरू हुआ है मदिरा पान की कहानी। मदिरा पान किसी भी तरीके से मैं ना तो ख़राब और ना अच्छा बोलूँगा। कोई भी चीज़ अगर एक कंट्रोल करने के लिए, एक रिक्रिएशन के लिए यूज़ की जाए तो वो एक तरह से बुरी नहीं होती। पर शराब करती क्या है आपके शरीर में, मैं वो 2 पॉइंट आपको बता दूं, फिर आप खुद तय करिए आपके लिए अच्छी है कि बुरी। पहली चीज़ तो ये ग्लूकोज से बनने वाली प्योर कैलोरी है। आप खाओगे तो आप मोटे होगे। आपने अक्सर देखा होगा शराब पीने वाले खाते भी अच्छा है और मोटे भी रहते हैं। और दूसरी चीज़, ये डायरेक्टली ब्रेन को चली जाती है और ब्रेन के वो सेंटर्स को हटा देती है जो हमारे सबसे लास्ट में डेवलप हुए, जो है अदब, जो है एक दूसरे की इज्जत करना, या एक दूसरे के बारे में जो हम आज हमको इंसान और बंदर से कैसे अलग। बंदर को फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके साथ क्या करता है या कैसे करता है। शराब पीने के बाद आदमी लगभग बंदर जैसी हरकतें करता है। सब कुछ जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी गलत करता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी कर लेता है। सोसाइटी में इसके इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो इसकी वजह से बहुत सारा पैसा ख़राब हो जाता है, जो कि मिडिल क्लास लोग अपना आधा अर्निंग शराब में डुबो देते हैं। दूसरा, इसकी एडिक्शन होने से बहुत सारी और सोशल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, जिसकी शिकार लड़कियां तक हो जाती हैं। तो मेरा कहना है कि अल्कोहल अगर आप कंट्रोल कर सकें तो मैं उसको मना नहीं करूँगा रिक्रिएशन पर्पस के लिए। बट अगर आप उसको कंट्रोल आज तक कोई कर नहीं पाया, ये हिस्ट्री ने बताया हमको, इसलिए मेरा तो ख्याल यही है कि उससे अलग रहना ज़्यादा बेहतर है, पर वो स्मोकिंग जितना डेंजरस नहीं है।